एफएम का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लिवरेज। ये चैप्टर आप लोग को 10 मार्क्स सिक्योर करा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर सीखोगे तभी आप एफएम के आगे वाले प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स को सीख पाओगे। तो दोस्तों आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया एफएम का प्रैक्टिकल पोर्शंस भी लाइए, तो दोस्तों लिवरेज से अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं और डेली जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास 4 बड़े-बड़े चैप्टर हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर डिविडेंड पॉलिसी। तो डेली एक-एक बड़ा-बड़ा चैप्टर करके आता रहेगा। आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर एफएम का शुरू करने वाले हैं, लिवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 10 मार्क्स आपके सिक्योर कराएगा भाई। और लिवरेज के लिए चाहिए आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो आज मैं लिवरेज का जो बेसिक्स का वीडियो है, जो मैं क्लास में रिकॉर्ड किया हूं, बेसिक्स का वीडियो, जिसको देख के आप सम्स बना पाओगे। लिवरेज एक ऐसा चैप्टर है ना कि अगर आप बेसिक्स नहीं समझोगे ना तो सम्स बनेगा ही नहीं आपसे। एक भी सम्स नहीं बनेगा। तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसका बेसिक्स को तगड़ा कीजिए, बेसिक्स का वीडियो देखिए। उसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे लिवरेज का पार्ट बी, जहां पे हम पूरा का पूरा आप लोगों को जो है इसका सम्स करवा देंगे। जितना भी सम्स है, इंपॉर्टेंट सम्स, जितना भी इंपॉर्टेंट सम्स है, वो सम्स हम आपको करवा देंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक नहीं करिएगा तो कोई भी वीडियो नहीं आएगा। लाइक करिएगा, बहुत सपोर्ट करेंगे। जितना भी सपोर्ट अभी हमसे बन पाएगा उतना सपोर्ट करेंगे। लिवरेज के लिए आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बेसिक अगर नहीं समझ पाओगे तो लिवरेज कर भी नहीं पाओगे। तो आइए ये वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा ताकि लिवरेज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को आ जाए और सम्स आप बना पाओ। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे सम्स करने वाले हैं, चुन चुन के अच्छे अच्छे सम्स करने वाले हैं। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले ये बेसिक्स आप लोग कंप्लीट कर लो। और अगर आप लोगों को ये सब नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ। ये हैंड रिटन नोट्स तो खुद से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नोट्स वगैरह चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम वो चैनल पर जाओ। एफएम का ई बुक, एफएम का संजीवनी बूटी, सब कुछ सारा का सारा नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए। बेसिक्स देखिए, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवरेज का बहुत बढ़िया से सिखाए हैं। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर चलते रहना चाहिए। दुआ लगेगी भाई, वरना ये सब सारे वीडियोस नहीं आएगा, बिकॉज बहुत ये किफायती वीडियोस है। ठीक है, ओके, वीडियो को कंटिन्यू देखिए। सो थैंक यू सो मच। चलिए आज सबसे पहले बात करेंगे अपने लोग मीनिंग ऑफ लिवरेज, जो कि आप लोगों को समझा दिया गया था कि लिवरेज का मतलब क्या होता है। तो लिवरेज का मतलब होता है कि जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम लोग डेट इस्तेमाल कर रहे हैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में, अगर हम पूरा का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अपने लोग बोलते हैं लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या होता है? डेट, जो तुम लोन लेते हो, जो तुम डिबेंचर उठाते हो, उसको अपने लोग लिवरेज बोलते हैं। तो लिवरेज का कंसेप्ट की मतलब कि क्या है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ओन्ड फंड भी रखिए और थोड़ा डेट भी इस्तेमाल कीजिए। जब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में अपने लोग थोड़ा डेट भी इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? लिवरेज। अपना कैपिटल में थोड़ा सा डेट का भी इस्तेमाल करो भाई। तो लिखो मीनिंग ऑफ लिवरेज। आज लिखवाऊंगा ज्यादा, ठीक है? किसी को प्रॉब्लम? आ जाओ, लिखो। लिखो लिवरेज। लिवरेज refers to leverage refers to the practice of using debt। अब आप बोलोगे भैया डेट क्या होता है? तो डेट मतलब होता है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल, जो मांग के आते हो कि भाई जी लोन दो ना, जो मांगते हो तुम, उसको बोलते हैं। ठीक है, लिवरेज मीन्स, लिवरेज रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, ऑफ ए कंपनी, टू इंक्रीज ईपीएस। ईपीएस का मतलब पता है क्या आप लोगों को? ईपीएस क्या होता है? इक्विटी पर शेयर। क्या मारेंगे पकड़ के ऐसा मार। अर्निंग पर शेयर। आप लोग सेम फाइव में क्या पढ़े? सेम फाइव में पढ़ा है ना आप लोगों को ईपीएस का मतलब, ये सब तो सेम फाइव में पढ़ के आए हो। अर्निंग पर शेयर मतलब भैया एक बार और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। तो लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिवरेज का मतलब होता है बेटा, जब आप अपना कैपिटल में थोड़ा सा डेट भी इस्तेमाल करते हो।
लोग बोलते हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बोलते हैं कि कैपिटल में ओन्ड फंड तो इस्तेमाल करो ही करो, लेकिन थोड़ा लोन भी लो भाई साहब। जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डेट भी इस्तेमाल करते हो, अगर बोरो करके भी जो कैपिटल लाया उसको भी इस्तेमाल किया, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों लिवरेज। ठीक है। और लिवरेज का इस्तेमाल करने की वजह से आप लोग का ईपीएस बढ़ जाता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। हम लोग ने पिछला दिन सीखा था ना, हम लोग ने पिछला दिन कंसेप्ट कि इन भाई साहब ने, मतलब चिंटू ने लोन का इस्तेमाल नहीं किया तो इसका ईपीएस, इसका ईपीएस 2.50 है। और ये पिंटू पिंटू भाई साहब ने लोन का इस्तेमाल किया, लोन लिया, इस वजह से इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ गया नॉर्मली। हमने सिखाया था ना कि चिंटू ने लोन नहीं लिया, इसकी वजह से इसका जो ईपीएस है वो 2.50 है सिर्फ। और ये पिंटू ने लोन लिया, इस वजह से इसका ईपीएस का डिमांड बढ़ गया, ईपीएस का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है। तो लिवरेज रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी टू इंक्रीज ईपीएस। ठीक है। लिखिए, इन अदर वर्ड्स in other words when a company in other words when a company includes the debt along with the company along with the equity along with the equity in its capital structure in its capital structure, अगर आप ये डेट के साथ थोड़ा सा, मतलब इक्विटी के साथ थोड़ा अगर डेट भी मिक्स कर दे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में, अगर आप इक्विटी के साथ थोड़ा डेट भी अगर मिक्स कर दे अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा। इट कैन इंक्रीज इट कैन इंक्रीज it can increase its profit level its profit level without increasing owners capital। मतलब बोल रहा है कि प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा अगर आप लिवरेज का इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा डेट का इस्तेमाल करते हो, तो हर किसी का प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। तो लिवरेज प्रोवाइड्स अस, लिखिए, लिवरेज प्रोवाइड्स अस लिवरेज प्रोवाइड्स अस टू बेनिफिट्स। लिवरेज की वजह से दो बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोगों को। लिवरेज की वजह से क्या मिलता है? दो बेनिफिट्स। लिवरेज की वजह से दो बेनिफिट्स मिलता है। एक तो भैया टैक्स सेविंग होता है, आप लोगों को हम समझाए पिछला क्लास में। एक तो आपका बहुत ज्यादा टैक्स सेविंग होता है, देखिए। और ये दूसरा, हेल्प इन हेल्प्स इन रिडक्शन इन रिडक्शन इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। हम क्या बोले थे पिछला दिन का क्लास आप लोग देखे थे? हम बोले थे कि चिंटू लिमिटेड ने लोन जो नहीं लिया था, चिंटू लिमिटेड ने लोन जो नहीं लिया था, तो उसको 50,000 का टैक्स भरना पड़ा था। और वहीं पे पिंटू लिमिटेड ने लोन लिया था, इस वजह से इसको कम टैक्स भरना पड़ा, कम टैक्स। इसका मतलब लिवरेज लेने से आपका टैक्स सेविंग हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? लिवरेज लेने से आपका टैक्स सेविंग हो रहा है। और एक तो चिंटू लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर होल्डर था वो 20,000 था, और पिंटू लिमिटेड का सिर्फ 4,000 था, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी अमाउंट कमा। ठीक है। तो यहाँ पे दो दो बेनिफिट मिलते हैं लिवरेज को लेने से आपको दो बेनिफिट होता है। एक तो भैया टैक्स सेविंग का, दूसरा हेल्प इन रिडक्शन इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स भी कम रहेगा, आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स भी कम रहेगा। सीधा सा बात, सीधा सा बात है। ठीक है ना? चलो, ये आपको क्लियर है? एक बार पॉज करके लिख लो, पॉज करो और लिखो, पॉज करो और लिखो, इसीलिए तो रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं कि पॉज करके आप लोग लिख पाओ। बात करते हैं अभी टाइप्स ऑफ लिवरेज का। आइए आइए, अब बात करेंगे लिवरेज के कितने टाइप्स होते हैं। लिवरेज के 3 टाइप होते हैं बेटा। ठीक है। अब बात करेंगे अपने लोग कि लिवरेज के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लिवरेज। लिवरेज के तीन तीन टाइप होते हैं। एक होता है दोस्तों ऑपरेटिंग लिवरेज, एक होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लिवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लिवरेज, और एक होता है कंबाइंड लिवरेज। ठीक है। तो लिवरेज के कितने टाइप्स? भैया 3। कितने? भैया 3। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज। एक होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लिवरेज, एक होता है कंबाइंड लिवरेज।
आज अपने लोग सारा का सारा जो बात करने वाले हैं, पूरा का पूरा जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं दोस्तों ऑपरेटिंग लेवरेज का। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हेडिंग डालिए आप लोग, ऑपरेटिंग लेवरेज हेडिंग डालिए आप। आज जो पूरा का पूरा हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ओएल बोलते हैं। इतना बड़ा नाम हम बार बार नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। जिससे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ओएल। ऑपरेटिंग लिवरेज को प्यार से क्या बोला जाता है, बोलो ओएल। अब से बार बार हम लोग ओएल इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं बोलेंगे, ओएल इस्तेमाल करेंगे। समझ में भी यहीं पे। अब कंसेप्ट को समझिए। ऑपरेटिंग लिवरेज समझने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, सबसे पहले हमारे पास ना सेल्स रहता है। आप बस समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा बाद में समझ आ जाएगा। देखिए, अब बात को समझिए। ऑपरेटिंग लिवरेज में सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आपके पास ना सेल्स होता है। क्या होता है, सेल्स। अब सेल्स से आप लोग ना वीसी को लेस करते हो। वीसी को जानता है क्या, वीसी क्या होता है। सेल्स सेल्स का जो अमाउंट रहता है, सेल्स का जो अमाउंट रहता है, उससे आप लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हो। वेरिएबल कॉस्ट पता है आपको, पता है ना वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स से आप लोग वेरिएबल कॉस्ट को जो लेस करोगे ना, तो आपका जो निकलेगा उसका नाम पड़ेगा दोस्तों कंट्रीब्यूशन। आपका नाम क्या पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। इससे आप लेस करते हो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लेस करते हो, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। आप बस सुनते जाओ, कंसेप्ट सुनते जाओ, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। हम अभी ऑपरेटिंग लिवरेज का डेफिनेशन नहीं बताए हैं, हम अभी कंसेप्ट बता रहे हैं। ये कंसेप्ट सुनोगे फिर जाके तुमको ऑपरेटिंग लिवरेज समझ में आएगा, ठीक है। कि सबसे पहले आपके पास सेल्स रहता है, सेल्स से आप लोग क्या करते हो, वीसी को लेस करते हो। वीसी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। नहीं, आपका निकलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से लेस करते हो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से जो लेस होता है, फिर जो अमाउंट निकलता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इतना तक आप लोगों को समझा कि सबसे पहले आपको सेल्स दिया हुआ रहेगा, सेल्स से आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस करोगे। सेल्स से क्या लेस करोगे, वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस करोगे, जो निकलेगा उसका नाम पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन से आप लोग ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करोगे, और आपका जो अमाउंट निकलेगा उसका नाम पड़ेगा दोस्तों ईबीआईटी। अब आपको समझाते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। जरा जरा समझने की कोशिश कीजिए, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज ये कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रेशियो को बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। हम देखिए ग्रीन ग्रीन कलर का गोला किए हुए कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग लिवरेज। कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के रिलेशनशिप या रेशियो को अपने लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज। आपको बात समझ में आया किस लिए हम कंसेप्ट पढ़ाए आप लोगों को, ये हम किस लिए बताए, आपको बात समझ में आया। आपके पास सेल्स दिया हुआ रहेगा, सेल्स से आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस करोगे और आपका आएगा कंट्रीब्यूशन। आराम से समझो, हर बार ही नहीं। सेल्स दिया रहेगा, सेल्स से आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस करोगे, आपका आपका पास आएगा दोस्तों, आपके पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन से लेस करोगे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से लेस करने के बाद वो जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे दोस्तों ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, सर मुद्दे की बात पे आओ। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है दोस्तों कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रेशियो। मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन निकला और ये जो ईबीआईटी निकला, इसका रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज। आइए लिखिए, हेडिंग दीजिए, मीनिंग। हेडिंग दीजिए, मीनिंग ऑफ ओएल। ओएल का मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। हम अब ओएल ही इस्तेमाल करेंगे, मीनिंग ऑफ ओएल। तो लिखिए ओएल, ओएल इज द रिलेशनशिप, ओएल इज द रिलेशनशिप जिसको आप अपने लैंग्वेज में दोस्तों रेशियो भी बोल सकते हो। ओएल इज द रिलेशनशिप या फिर रेशियो, रेशियो बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड इबिट, कंट्रीब्यूशन एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ओएल क्या है, आपको आज लिखना पड़ेगा बाबू। आज अगर लिखोगे नहीं, कंसेप्ट समझोगे नहीं, कल को सम्स नहीं बना पाओगे। नल्ला, कल को सम्स इल्ले, कल को सम्स बन नहीं पाए। आज आप लोग प्लीज लिखिए, समझिए, मेरा एक एक बात को समझिए। हर एक कंसेप्ट से एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कंसेप्ट समझाया ना अभी। सेल्स वीसी क्यों समझाया भैया, ये ये समझाने के लिए कि ये जो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के जो रेशियो है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज। कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का जो रेशियो है, ये जो कंट्रीब्यूशन है और ये जो ईबीआईटी है, उसका जो रेशियो निकालेंगे, क्या निकलेगा हमारा, ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन लिवरेज हम लोगों को ये बताता है, कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग लिवरेज हम लोगों को ये बताता है, सुनो। ओएल हम लोगों को ये बताता है कि कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है, कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है, कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है वो बताता है ऑपरेटिंग लिवरेज। हम लोग पता है ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है।
और एक कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, याद रखना। आपका फिक्स्ड कॉस्ट एक कंपनी में ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। एक ऑपरेटिंग लिवरेज कभी ग्रेटर देन 1 निकल ही नहीं सकता। सो आइए अभी अपने लोग मीनिंग लिखेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज का। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब समझा ना आपने? देखिए, ये जो कंट्रीब्यूशन अपने निकाला है, ये जो ईबीआईटी निकाला है, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ये जो कंट्रीब्यूशन अपने लोग ने निकाला अभी, सेल्स माइनस बीसी करके जो कंट्रीब्यूशन निकला, और ये जो ईबीआईटी निकला, इन दोनों का जब रेशियो निकाला जाता है उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों ओएल। ओएल बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। और ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट किस लिए करते हैं पता है आप लोगों को? ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट इसीलिए करते हैं कि हमारे कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है ये पता करने के लिए, हमारे कंपनी में कितने हद तक का फिक्स्ड कॉस्ट है ये पता करने के लिए। ऑपरेटिंग लिवरेज किस लिए कैलकुलेट करते हैं पता है? कि हमारे कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है ये पता करने के लिए। तो आपको आपको ये क्या लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज्यादा हुआ तो कंपनी के लिए डेंजरस सिचुएशन है भाई। फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी में ज्यादा नहीं रहना चाहिए भाई। फिक्स्ड कॉस्ट अगर कंपनी में ज्यादा रहा तो कंपनी में एक पॉइंट के बाद, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, जब एक कंपनी को प्रॉफिट कमाने का समय आएगा ना, उस कंपनी के लिए डेंजरस सिचुएशन आ जाएगा। एक कंपनी में अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो उसके लिए एक डेंजरस सिचुएशन बन जाएगा। तो आइए एक बार हम लोग मीनिंग को लिखते हैं, एक एक टर्म्स करके समझाते हैं। अब धीरे धीरे समझना पड़ेगा ना, धीरे धीरे कंसेप्ट जाएगा आपके आपके दिमाग में, ठीक है? एफएम है बाबा, एफएम एफएम है, एफएम है ना। चलो आ जाओ लिखो। मीनिंग ऑफ ओएल। हमने क्या बोला कि कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का जो रेशियो है उसको बोलते हैं अपने लोग ओएल, ठीक है? तो ओएल, ओएल का मतलब क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज इज द रिलेशनशिप। ऑपरेटिंग लिवरेज इज द रिलेशनशिप या रेशियो बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड एबिट। कंट्रीब्यूशन एंड एबिट, ठीक है? तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो रेशियो है कंट्रीब्यूशन और एबिट का, ठीक है? क्लियर है? ऑपरेटिंग लिवरेज ये बताता है कि एक कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है, एक कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है। और दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए? तो अगर एक कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है दोस्तों तो वो डेंजरस सिचुएशन है। वो उस कंपनी के लिए डेंजरस सिचुएशन है। कंपनी को कभी ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब एक कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेगी ना, जब एक कंपनी अपना ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेगी और जब प्रॉफिट कमाने का समय आएगा, अब ये सिंपल समझ के रखो, जब उस कंपनी का प्रॉफिट कमाने का समय आएगा तो वह फिक्स्ड कॉस्ट उनके माथे पे बर्डन बन के आएगा। तो एक कंपनी के लिए ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट होना अच्छी बात नहीं है। एक कंपनी को हमेशा कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट मेंटेन करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज यही बताता है कि एक कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है। एक कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है ये कौन बताता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज से हमें ये पता चलता है कि एक कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है, और ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रखने का, हमेशा कम से कम मेंटेन करने का। बात समझा? लिखो, फिर लिखो। इट शोज इट शोज द एक्सटेंट टू विच फिक्स्ड कॉस्ट आर प्रेजेंट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस ऑफ ए बिजनेस, ठीक है? मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज हमें ये बताता है कि एक बिजनेस में कितना फिक्स्ड कॉस्ट पड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि एक कंपनी में कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट या कितना कम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट यूज किया गया है। कितना अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट यूज किया गया है, एक कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट यूज किया गया, वो ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को पता चलता है। बात समझ में आया? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी के रिगार्डिंग। याद रखिएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज जो निकलेगा ना, आपका जो आंसर निकलेगा ना, हमेशा ग्रेटर देन 1 निकलेगा। क्यों सर, माइनस में नहीं निकल सकता सर? हमेशा ग्रेटर देन 1 निकलेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 निकलेगा। ये 0 पॉइंट ऐसे ऐसे 0.9999 ये सब नहीं निकलेगा। 1 नहीं निकल सकता सर। 1 निकल सकता है जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट 0 है, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 निकलेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज का जो आंसर है ना, हमेशा ग्रेटर देन 1 ही निकलेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 1 नहीं निकला तो गलत आंसर है, गलत गलत है तुम्हारा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ऑपरेटिंग लिवरेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात। 1, हाई फिक्स्ड कॉस्ट, हाई फिक्स्ड कॉस्ट रिजल्ट इन हायर ब्रेकर पॉइंट।
मतलब जितना हाई फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा उतना ब्रेक इवन पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत आने वाला है, उसके बाद आप प्रॉफिट नहीं कमा पाइएगा। एक कंपनी के लिए हाई फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक कंपनी में हाई फिक्स्ड कॉस्ट अगर है वो डेंजरस सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन। एक कंपनी को कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट रखना चाहिए। ओएल यही बताता है एक कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है, और एक कंपनी में अगर मान लीजिए हाई फिक्स्ड कॉस्ट है तो एक कंपनी डूबा हुआ कंपनी है, डूबा हुआ कंपनी है भाई, डूबा हुआ कंपनी। हाई फिक्स्ड कॉस्ट रिजल्ट इन हायर ब्रेक इवन पॉइंट, हायर ब्रेक इवन पॉइंट। So, so therefore, a firm should try to keep operating leverage as low as possible। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज को कम से कम रखना, ऑपरेटिंग लेवरेज को कम से कम रखना। ऑपरेटिंग लेवरेज ही बताता है कि तुम्हारा कंपनी में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर ज्यादा है फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, ऑपरेटिंग लेवरेज कम है फिक्स्ड कॉस्ट कम है। ठीक है, सो देयरफॉर ए फर्म शुड ट्राई टू कीप ऑपरेटिंग लेवरेज एज लो एज पॉसिबल, एज लो एज पॉसिबल टू रिड्यूस बिजनेस रिस्क। अभी आपको एक प्रैक्टिकल करके समझाते हैं, रिड्यूस बिजनेस रिस्क। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बोला, ओएल को हमेशा कम रखना बाबू, ओएल को हमेशा कम रखना। ओएल अगर ज्यादा हुआ इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्यादा हुआ, और फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हुआ तो तुम्हारे कंपनी के लिए डेंजरस सिचुएशन, पोस्ट मॉर्टम वाला सिचुएशन आ जाएगा। एक कंपनी में कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा नहीं रहना चाहिए, कंपनी में हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मलाइज वे में रखो, एकदम कम रखो। तो इसके लिए ओएल को कम रखो। ठीक है, ओएल अगर ज्यादा रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्यादा होएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होएगा तो डेंजरस सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन। ओएल अगर कम रहेगा तो इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट भी कम रहेगा, और आपका कंपनी में नॉर्मल सिचुएशन चलेगा। ठीक है, तो ओएल पे डिपेंड करता है। ओएल अगर ज्यादा निकलेगा इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट आपका ज्यादा है, कंपनी डेंजरस सिचुएशन में जा रहा है। ओएल अगर कम है तो फिक्स्ड कॉस्ट कम है, इसका मतलब कंपनी नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को यही बात। चलो अब आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, आप लोग बस देखते जाइए। एक मान लीजिए वाई लिमिटेड है, एक मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, एक मान लीजिए वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन जो है हम बना रहे हैं, आप लोग बस देखते जाइए। एक्स लिमिटेड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 लाख, वाई लिमिटेड का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी है 1 लाख। एक्स लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 लाख, वाई लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 लाख। ठीक है, लेस कीजिए उसमें से लेस कीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन से अपने लोग क्या लेस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, बताया था ना आप लोग को। कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं ना। तो कंट्रीब्यूशन से लेस कीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 25,000 मान लीजिए लेस किए, और यहाँ पे इसका फिक्स्ड कॉस्ट मान लीजिए 40,000 है। ठीक है, एक्स लिमिटेड का फिक्स्ड कॉस्ट 25,000 है, और वाई लिमिटेड का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 40,000 है। मतलब वाई लिमिटेड का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, हम समझा रहे हैं। तो इसका जो ईबीआईटी निकलेगा, इसका जो ईबीआईटी निकलेगा वो कितना कितना है, इसका 75,000 ईबीआईटी निकलेगा। ये जो ईबीआईटी निकलेगा, एक्स वाला का 75,000 निकलेगा, वाई वाला का 60,000 निकलेगा। ठीक है सर, 60,000। अब अपने लोग ओएल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओएल निकालेंगे। अब अपने लोग ओएल निकालेंगे। ओएल अपने लोग कैसे निकालते हैं, ओएल अपने लोग निकालते हैं सर ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अच्छा अच्छा सॉरी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सर ऐसा क्यों किए बताइए, ऐसा आप क्यों किए। हम क्या बोले थे कि ओएल का मतलब क्या होता है, ओएल का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन ऑन ईबीआईटी का रेशियो। ओएल का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन ऑन ईबीआईटी का रेशियो। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट तो इस तरीके से करेंगे ना, सी बाई ई। अरे कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, इसको इसी बार रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, है ना। तो ओएल क्या है, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रेशियो, तो वही तो किए। ओएल अपने लोग कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। तो कीजिए फटाफट से, देखिए 1 लाख, फर्स्ट फर्स्ट वाले का निकालिए, फर्स्ट वाले का एक्स एक्स लिमिटेड का निकालिए। 1 लाख डिवाइड बाई 75,000, तो 1 लाख डिवाइड बाई 75,000 कितना निकलेगा बताओ। इसका निकलेगा 1.33, और वाई का कितना निकलेगा बताओ। वाई का कितना निकलेगा, 1 लाख डिवाइड बाई 60,000, इसका कितना निकलेगा 1.66। अब ये बताओ ओएल किसका ज्यादा है किसका कम। तो भैया यहाँ पे तो देख के लग रहा है वाई लिमिटेड का ज्यादा है ओएल। तो वाई लिमिटेड का ओएल ज्यादा क्यों है पता है, क्योंकि वाई लिमिटेड का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। हम क्या बोले, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा रहेगा, ओएल ज्यादा रहेगा। और डेंजरस सिचुएशन में वाई लिमिटेड, डेंजरस सिचुएशन में, डेंजर सिचुएशन में, क्योंकि इसका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, इसका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। अगर हम लोग कंपेयर करें अगर हम कंपेयर करें इनमें, तो किसका ओएल ज्यादा है बताओ ना, किसका ओएल, वाई वाई लिमिटेड का ओएल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्यादा है। देखिए ना, इसका फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्यादा है ना।
और फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज्यादा है तो ये डेंजरस सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन। अब आप अब आप हमसे बोलोगे भैया बहुत ज्ञान दे रहे हो आप, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, इसको कम कैसे करें ये बताइए ना। आप बोल रहे हो कि फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, ओएल हमारा ज्यादा है, तो इसको कम कैसे करें? अगर भैया ओएल ये ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन क्या कम कर दे क्या? तो कंट्रीब्यूशन को कम नहीं किया जा सकता, कंट्रीब्यूशन को कम नहीं किया जा सकता। तो कम हम लोग किसको कर सकते हैं पता है? कम हम लोग किसको कर सकते हैं पता है? अब देखिए ये फॉर्मेट हम आपको लिखवाए थे। क्या सेल्स को हम ये कम कम कर सकते हैं क्या? क्या सेल्स को कम कर सकते हैं क्या? नहीं। वेरिएबल कॉस्ट को कम कर सकते हैं क्या? नहीं। वेरिएबल कॉस्ट को अगर कम करोगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगा ना तुम्हारा सामान का। तुम अगर अपना 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 सामान का ही वेरिएबल कॉस्ट को कम करोगे तो क्वालिटी खराब बनाओगे, इसका मतलब। क्या सेल्स को आप कम कर सकते हो? नहीं। क्या वेरिएबल कॉस्ट को कम कम कर सकते हो? नहीं। तो क्या बचा? फिक्स्ड कॉस्ट को कम करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट को। किसको? आप फिक्स्ड कॉस्ट को कम करोगे, सीधा सा बात है। आपको ये कमाना है, ये जो है ना, ये आपको कमाना है, सीधा सा बात है। यहाँ 40,000 क्यों आ रहा है? इसी वजह से तो ओएल बढ़ रहा है। सारा का सारा जर कौन है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट को किस तरीके से कम करना है वो सोचो आप लोग। एक बहुत बड़ा बड़ा कंपनी, एक अच्छा अच्छा कंपनी क्या क्या सोचती है कि हमारा ओएल क्यों ज्यादा आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। ये जो ओएल ज्यादा आया, ये जो 1.66 आया, ये क्यों ज्यादा आया? ये इतना ज्यादा ओएल क्यों आया? तो इसको कम करने के लिए क्या कम करना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट सबसे मेन जर है। फिक्स्ड कॉस्ट को कम करो, फिक्स्ड कॉस्ट को। अब आप बोलोगे सर फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे कैसे कम करें? आप बताइए ना। अब बताइए ना, आपका जो इंपॉर्टेंट फिक्स्ड कॉस्ट है वो सब क्या रहता है आपका? एक तो रहता है भैया रेंट, एक रहता है सैलरी, एक रहता है ऑफिस एक्सपेंस, एक रहता है डिप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर। हम मान लो कि रेंट का बात कर रहे हैं, रेंट का। तो रेंट कैसे कमेगा? मान लीजिए एक तो बड़ा सा घर में रह रहे हैं आप, एक तो बड़ा सा ऑफिस में रह रहे हैं, मतलब इतना बड़ा आप ऑफिस ऑफिस चलाए हैं, उसमें बहुत सारा स्टाफ को रखे हैं। तो स्टाफ को बोलो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। अगर वो लोग स्टाफ लोग अगर घर से काम करेगा तो इतना बड़ा ऑफिस लेने का दरकार नहीं पड़ेगा ना। हम लोग छोटू सा ऑफिस ये लेके वो काम काम कर सकते हैं ना। हाँ, आप खुद बोलो कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारा ज्यादा लग रहा है तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे कैसे कमा सकते हैं? जुगाड़ बता रहे हैं, जुगाड़, ये जुगाड़ बता रहे हैं आप लोगों को। कि फिक्स्ड कॉस्ट को कमा कैसे सकते हैं? भैया कमाना है फिक्स्ड कॉस्ट को, कैसे कैसे कमा सकते हैं? मान लीजिए कि रेंट रेंट का खर्चा लग रहा है। इतना बड़ा जो गोडाउन है, इतना बड़ा जो गोडाउन या इतना बड़ा जो ऑफिस में जो जो सबको ऑफलाइन बुला के काम करवा रहे हो, इतना 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 बड़ा ऑफिस लेने का क्या दरकार है? एक छोटा सा ऑफिस लो। स्टाफ लोगों को बोलो घर से घर मतलब स्टाफ लोगों को बोलो घर से काम करेगा वो लोग। स्टाफ लोगों को बोल घर से काम करेगा वो लोग। इतना बड़ा ऑफिस लेने का क्या दरकार है? मत ले इतना बड़ा ऑफिस। तो रेंट का हमारा सोल्यूशन निकल गया। अब आप ये बोलोगे भैया सैलरी का कैसे 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 सोल्यूशन निकलेगा? देखिए, आपके अंदर मान लीजिए 3 स्टाफ काम करते थे, ठीक है, आपके अंदर 3 स्टाफ काम करते थे, और तीनों के तीनों 6-6 लाख रुपए करके लेते थे, ठीक है। तो अगर 3 स्टाफ काम किया और ये तीनों के तीनों साल में 6 लाख करके लिए तो 18 लाख हो गया। 18 लाख हो गया पूरा इस साल का। तो एक ऐसा क्वालिटी स्टाफ को खोजो, सीधा सा बात है, एक ऐसा क्वालिटी स्टाफ को खोजो जो ये 3 का काम अकेला कर दे। अरे 100 गधों से बेहतर एक इंटेलिजेंट को खोज। ऑफिस वाला क्या करता है, मतलब एक बड़ा बड़ा कंपनी क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है कि इतना सारा स्टाफ को रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना सारा भीड़ भड़का को मत खोज। एक ही स्टाफ को खोजेंगे। अगर मान लीजिए उसको हम 10 लाख रुपए सैलरी दिए, एक ही स्टाफ को खोजे, उसको हम लोग मतलब कि 10 लाख रुपए सैलरी दिए, दिन रात सुबह शाम खटवाए, संडे मंडे सब खटवाए उसको, उसको वीक में एवरी डे खटवाए। आने का तो टाइम हो लेकिन जाने का टाइम ना हो उसका। ये बताइए 18 लाख का काम हमारा तो 10 लाख में हो गया। इस तरीके से कंपनी अपना जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बचाती है। फिक्स्ड कॉस्ट बचाने का ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट बचाने का। अब बोले ना कि भैया ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा आ रहा है, ऑपरेटिंग लिवरेज अगर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट को कम कैसे करे? फिक्स्ड कॉस्ट को कम कैसे करे, वरना हमारा हमारा कंपनी का तो देहांत हो जाएगा, मर जाएगा हमारा कंपनी। फिक्स्ड कॉस्ट को कम 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 कैसे करे? तो फिक्स्ड कॉस्ट में मेन मेन क्या है? रेंट। अगर आप इतना बड़ा गोडाउन में काम करते हो तो इतना बड़ा गोडाउन में काम करने का दरकार है क्या? इतना बड़ा ऑफिस ऑफिस क्यों खोल के रखे हो? सबको बोलो वर्क फ्रॉम होम करने, सबको बोलो वर्क फ्रॉम होम करने अपना। वो इतना इतना रेंट मत पे करो, एक छोटा सा जगह लो उसमें एडजस्ट करो। मैं मान लीजिए आज ऑफिस अगर खोलता, मैं मान लीजिए अगर आज अपना खुद का ऑफिस खोलता तो इतना बड़ा स्पेस रहता, और मेरे एडमिन्स वेडमिन्स को रखना पड़ता यहाँ पे, उसको खाना वाना खिलाना पड़ता, भाई बहुत खर्चा आता है फिक्स्ड कॉस्ट का। इसीलिए मैं अपने एडमिन्स को क्या बोलता हूँ, तुम आराम से घर में बैठो, घर में बैठ बैठ के काम करो। मैं इतना छोटा सा जगह में अपना स्टूडियो स्टूडियो सेटअप कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो रेंट का तो मैंने आपको यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया। सैलरी का, सैलरी का क्या भैया? सैलरी का क्या? मान लीजिए कि 3 स्टाफ हम रखे हैं और तीनों स्टाफ को हम 6-6 लाख रुपए करके दे रहे हैं।
तो 3 गधों से बढ़िया है एक इंटेलिजेंट लड़का को रखो और उससे दिन रात सुबह शाम नौकरपंती कराओ, मेहनत मजदूरी कराओ उससे। हम 6-6 लाख रुपया करके जो 3 जन को दे रहे हैं, इससे इससे अच्छा एक ही जन को हम 10 लाख रुपया देंगे और बोलेंगे तुमको 3 जन का काम करना है। इतना इंटेलिजेंट है कि वो दिन रात सुबह शाम करके संडे मंडे हर दिन उसका ऑफिस है, और वो एक ही स्टाफ ऐसा है कि वो 10 लाख रुपया लेके वो 3 जन का काम कर दे रहा है। आप बताइए ना, हम 8 लाख रुपया बचा लिए। और एक बड़ा बड़ा एक एक जो कंपनी होता है, बड़ा बड़ा जो मतलब ये जो कंपनी कंपनी होता है, वो क्या करता है, वो तो ऐसे ही लाखों लाखों स्टाफ्स के साथ ऐसे ही करता है वो लोग। मान लो कि एक कंपनी में मान लो कि 1.5 लाख स्टाफ है, तो कोविड में क्या किया गया था, कोविड में यही तो किया गया था कि सिर्फ इफेक्टिव स्टाफ को रखा गया, जो जिसको काम आता है वो रखा, और बाकी को हटा दिया, बोला जाओ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ऑपरेटिंग लेवरेज का पॉइंट। तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बताता है? ऑपरेटिंग लेवरेज एक फर्म का, एक कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताता है कि एक कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा नहीं रहना चाहिए, अगर ज्यादा है तो डेंजरस सिचुएशन में है, उसको कम करने की कोशिश करो, उसको उसको कम करने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट लिखवा देते हैं, अब लास्ट आपको लिखवा देते हैं, लास्ट आपको लिखवाएंगे डिग्री ऑफ ओएल। ठीक है, डिग्री ऑफ ओएल, डिग्री ऑफ ओएल मतलब कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सुनिए, अगर सेल्स की वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज कमता है या बढ़ता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर सेल्स के वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज पे जो इंपैक्ट पड़ता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। जिसमें कुछ कुछ फॉर्मुलेस है वो सब लिख के रखिए आप लोग, इसमें कुछ कुछ फॉर्मुलाज है वो सब लिख के रखिए आप लोग। देखिए, वी हैव टू फाइंड व्हेन वी हैव टू फाइंड व्हेन वी हैव टू फाइंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द इफेक्ट ऑन ईबीआईटी, सॉरी, सेल्स के वजह से ईबीआईटी पे अगर इफेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, सेल्स के वजह से अगर ईबीआईटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, व्हेन वी हैव टू फाइंड द इफेक्ट ऑन ईबीआईटी ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स, और डिक्रीज इन सेल्स, देन डीओएल इज नीडेड। ठीक है, मतलब ये डिग्री ऑफ ओएल का हमें हर बार कैलकुलेशन नहीं करना, डिग्री ऑफ ओएल का हमें हर बार कैलकुलेशन नहीं करना, ना 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 ना। हमें डिग्री ऑफ ओएल का तभी हम लोगों को मतलब वो कैलकुलेशन करना है जब हम लोगों को ये पता करना है कि सेल्स में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इसके वजह से ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। सेल्स में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इसके वजह से ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, उस केस में हम लोग डिग्री ऑफ ओएल निकालते हैं, उस केस में हम लोग डिग्री ऑफ ओएल निकालते हैं। ठीक है, तो आप ये जस्ट बोलोगे सर ये डॉल कैसे निकाला जाता है, अरे डॉल का मतलब क्या, डिग्री ऑफ ओएल। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया ये डॉल निकालने का ये फॉर्मूला क्या है, तो डॉल निकालने का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, ये डॉल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, और दो फॉर्मूला लिखवा लिखवा दे रहे हैं। अब वो भी मतलब ये काम आएगा कभी कभी, और दो फॉर्मूलास लिखवा दे रहे हैं, कभी कभी वो भी काम आएगा। ठीक है, वो जब काम आएगा तब अप्लाई करेंगे उसको। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखिए, लिख के रखो ये सब फॉर्मूला। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये सब फॉर्मूला लिख लिख लो। फिर बात करते हैं पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो का मतलब क्या है, अब कभी कभी पीवी रेशियो भी हम लोग को दरकार पड़ेगा, जब जब जैसे जैसे सम्स करेंगे ना, उसमें हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है अभी। तो पीवी पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका आपका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इनटू 100। ऐसे अपने लोग पीवी रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो आज अपने लोग यही करेंगे, इतना तक ही करेंगे। ओएल करेंगे, ओएल आपने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने भी सिखाया, आई होप। तो डिग्री ऑफ ओएल का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ ओएल का मतलब जब हम लोगों को ईबीआईटी का इंपैक्ट जानना है कि सेल्स के घटने या सेल्स के बढ़ने पे ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, सेल्स के इंक्रीज होने या सेल्स के डिक्रीज होने पे ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों ओएल। ठीक है, क्लियर हुआ, उसको अपने लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ ओएल, डिग्री ऑफ ओएल। उस केस में हम लोग को डॉल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उस केस में अपने लोग को क्या करना पड़ेगा, डॉल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू। आज यही सब सारा फॉर्मूलाज लिख के रखें नेक्स्ट डे। सबसे पहली बात कि पिछले लेक्चर में अपने लोग क्या किए थे,
तो पिछले लेक्चर में अपने लोग लिवरेज को स्टार्ट ही किए थे, बिकॉज पहला वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 जो था, उसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिया। सेकेंड लेक्चर से ऑफिशियली हमने लिवरेज को स्टार्ट किया था, लिवरेज को ऑफिशियली सेकेंड लेक्चर से हमने स्टार्ट किया, जहां पे आप लोगों को बहुत कुछ लिखवाया कि मीनिंग ऑफ लिवरेज क्या होता है, लिवरेज का मतलब क्या होता है। जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा डेट का भी इस्तेमाल करते हो, जब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में ओन्ड फंड के साथ मतलब डेट का भी इस्तेमाल करते हो, मार्केट से लोन भी लेते हो और लोन लेके जब बिजनेस करते हो, उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों लिवरेज। हमने आपको सिखाया था। उसके बाद आपको हम बोले थे कि टाइप्स ऑफ लिवरेज में ये 3 टाइप के लिवरेज होते हैं। हमने आपको बोला था कि 3 टाइप के लिवरेज होते हैं, एक तो होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लिवरेज, एक होता है कंबाइंड लिवरेज। हमने ऑपरेटिंग लिवरेज पर बातें कर ली थी, हमने ऑपरेटिंग लिवरेज पे सारी की सारी बातें कर ली थी, जहां पे हमने आपको बताया था ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज एक रिलेशनशिप है, रेशियो है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का। अगर आप कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी करते हो तो वो है ऑपरेटिंग लिवरेज, उसी को अपने लोग बोलते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग लिवरेज। और ऑपरेटिंग लिवरेज ये बताता है कि आपके बिजनेस में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताता है? ऑपरेटिंग लिवरेज ये बताता है कि आपके बिजनेस में कितना फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट है, कितना फिक्स्ड कॉस्ट आपके बिजनेस में प्रेजेंट है, ये बताता है ऑपरेटिंग लिवरेज। और ऑपरेटिंग लिवरेज हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है फिर ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर सही नहीं है आप लोगों का। आंसर जो निकलेगा हमेशा ऑपरेटिंग लिवरेज ग्रेटर देन 1 ही निकलेगा। और जितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट उतना डेंजरस पोजीशन में आपका बिजनेस। फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा नहीं रहना चाहिए, एक बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हमने ये सब सारी बातें की थी दोस्तों, और हमने एक फॉर्मूला को डेवलप किया था। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। उसके बाद हमने आप लोगों को और एक फॉर्मूला लिखवाया था, डिग्री ऑफ ओएल, जिसको हम लोग डॉल बोलते हैं, जिसको अपने लोग डॉल बोलते हैं, डिग्री ऑफ ओएल। ये हम लोग ने फॉर्मूला आपको लिखवाया था और बोला था जब हम यूज करेंगे तभी यूज करना, अपने से चालाकी मत करना। ये सब सारा फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे तभी यूज करना, अभी इसका कोई यूज नहीं, अभी इसका कोई यूज नहीं, ना 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 ना, जब हम इसको यूज करेंगे तभी यूज करना, बस लिखवा के रख दिए थे आप लोग। ठीक है, आज अपने लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। आज अपने लोग नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज, आइए लिखते हैं, सेकंड लिखिए, फाइनेंशियल लिवरेज। एक मिनट, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज, अब फाइनेंशियल लिवरेज में ये वर्ड एक बार देखिए तो ये वर्ड आपको भी पहचाना पहचाना लग रहा है कि नहीं? फाइनेंस, हाँ भैया, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या? फाइनेंस कॉस्ट मतलब, फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो तुम लोन लेते थे, जो तुम लोन लेते थे उसका जो इंटरेस्ट तुमको मिलता था उसको फाइनेंस कॉस्ट बोलते थे ना। कौन कौन कंपनी फाइनल अकाउंट्स किया है सेमेस्टर 5 में? तो लोन जो तुम लेते हो ना, जो डेट्स उठाते हो मार्केट से, उसका जो इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं अपने लोग? फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं, है कि नहीं? तो फाइनेंशियल लिवरेज ये बताता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने लोन कितना लेके रखा है, ये बताता है फाइनेंशियल लिवरेज। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज ये बताता था कि आपके बिजनेस स्ट्रक्चर में कितना फिक्स्ड कॉस्ट है, वैसे ही फाइनेंशियल लिवरेज ये बताता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है, कितना डेट। अब एक मान लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक मान लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें कुछ होता है ओन्ड फंड्स, और कुछ हम लोग लोन फोन उठाते हैं, मार्केट से कुछ लोन उठाते हैं डिबेंचर्स के या प्रेफरेंस शेयर्स के वे में हम लोग लोन उठाते हैं। तो इसके फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताता है? फाइनेंशियल लिवरेज ये बताता है कि आपके जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें कितना डेट है, कितना डेट एग्जिस्ट करता है, कितना डेट एग्जिस्ट करता है, कितना तूने लोन लेके रखा है, कितना तूने लोन लेके रखा है, कितना तूने लोन लेके रखा है। और ये बैंक वालों को सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब रहता है। अब बैंक वालों को मेन अमाउंट से मतलब थोड़ा ना रहेगा, इंटरेस्ट से मतलब रहेगा। बैंक वाला बोलता है कि बस मेरा इंटरेस्ट आ जाना चाहिए और कुछ नहीं। तो बैंक वाला देखता है कि ईबीआईटी जितना है उतना उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, मतलब जितना मेरा इंटरेस्ट लगने वाला है, मान लो कि अगर मान लो कि 10,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट लगने वाला है, उतना मेरा अर्निंग है कि नहीं। बैंक वालों को सिर्फ इतने से मतलब है। अब बैंक वालों को इंटरेस्ट से मतलब है, कि बैंक वालों को मेन पैसे से मतलब नहीं है, बिकॉज बैंक वाला ने तो ऑलरेडी गिरवी रख रखा है एसेट्स, असेट्स तो गिरवी रखा है ना बैंक वालों। तो बैंक वालों को मेन पैसे से मतलब नहीं होता है, बैंक वालों को किससे मतलब होता है? इंटरेस्ट से। तो बैंक वाला ये देखता है कि जितना बिजनेस अर्न कर रहा है, ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? अर्निंग, कितना ये बिजनेस का अर्निंग हो रहा है। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है? अर्निंग, जितना बिजनेस अर्न कर रहा है क्या उतना उसको इंटरेस्ट वो दे पाएगा, मतलब जितना हम इंटरेस्ट मांग रहे हैं कितना वो अर्न कर रहा है, सिर्फ वो ये देखता है और कुछ नहीं। सो बैंक वाला ये देखता है कि जितना हम इंटरेस्ट मांग रहे हैं इससे कितना, क्या वो इतना अर्न कर ले रहा है क्या वो, बस बात खत्म।
इसी को अपने लोग बोलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट मौजूद है, कितना लोन लेके रखा है, वो बताता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट मौजूद है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। आइए आइए लिखिए, एफ एल इज द रेशियो। देखिए मैं आपको लिखवाता हूं, एफ एल इज द रेशियो बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी। अभी हो सकता है आप लोगों को पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए आप, थोड़ा। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो रेशियो है किसके बीच का, ईबीआईटी और ईबीटी का। जैसे आप लोगों को ऑपरेटिंग लिवरेज का रेशियो बताया था, ऑपरेटिंग लिवरेज किसका रेशियो था, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का। तो फॉर्मूला क्या बना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी ऑपरेटिंग लिवरेज का बनाना। ऑपरेटिंग लिवरेज किसका रेशियो था, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का। तो वैसे ही फाइनेंशियल लिवरेज किसका रेशियो है, फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो है ईबीआईटी एंड ईबीटी। अब ईबीआईटी का मतलब क्या होता है भैया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ईबीआईटी और ईबीटी के रिलेशनशिप को, रेशियो को बोलते हैं एफएल। ईबीआईटी और ईबीटी के रिलेशनशिप को, रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एफएल। लिखो, इट डिटरमाइंस इट डिटरमाइंस इट डिटरमाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। मतलब ये बताता है कि क्या पूरा का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है। फाइनेंशियल लेवरेज हमें ये बताता है कितना लोन लेके रखे हो भाई, एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए कितना लोन लेके रखे हो, ये बताता है फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, और उसका क्या इंटरेस्ट चुका पाएगा, तुम्हारे पास इतना दम है कि इंटरेस्ट चुका पाएगा क्या, ईबीआईटी इतना आ रहा है कि इंटरेस्ट चुका पाएगा तुम। ठीक है, तो एफएल क्या बताता है, एफएल ये बताता है हम लोगों को कि कितना डेट मौजूद है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में। इट वो डिटरमाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, अच्छा याद रखिएगा, इफ एफ एल इक्वल्स टू वन, अगर एफ एल वन के बराबर हो, अगर एफ एल वन के बराबर हो इसका मतलब कोई डेट नहीं है। अगर एफ एल वन के बराबर हो, अगर आपका फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर आया वन, अगर फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर आया वन, इसका मतलब कोई डेट नहीं है। ठीक है, इफ एफ एल इक्वल्स टू वन, देन देयर इज नो डेट, देयर इज नो डेट। तो एफएल क्या बोलता है, एफएल ये बोलता है, फाइनेंशियल लिवरेज ये बोलता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने लोन कितना लेके रखा है, आपने डेट कितना लेके रखा है। लोन इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने कितना डेट लेके रखा है। मान लीजिए आपका आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है 5 लाख का, उसमें से आपने 2 लाख का डेट लेके रखा है और 3 लाख का ओन्ड फंड्स है, तो 2 लाख क्या हो गया आपका फाइनेंशियल लिवरेज। समझ में आ गया आप लोगों को, फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो बताता है ईबीआईटी और ईबीटी का। सबसे पहले पहले बात, फाइनेंशियल लिवरेज किसका रेशियो बताता है, ईबीआईटी का और ईबीटी का। और ये बताता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में बेटा कितना डेट है, कितना डेट लेके रखे हो कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर एफएल वन रहा इसका मतलब कोई डेट नहीं है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर एफएल का आंसर मतलब फाइनेंशियल लिवरेज का आंसर अगर मान लो वन रहा, इसका मतलब कोई डेट नहीं है, कोई उधार नहीं है। क्लियर है। आइए अब एक बार लिखते हैं, लिख के समझते हैं। देखिए हम लोग ईबीआईटी कैसे निकालते थे बताओ तो, ये फॉर्मेट लिख के समझते हैं, जैसे फॉर्मेट लिख के समझे थे वैसे फॉर्मेट को लिख के समझते हैं एक बार। आइए एक बार आपको फॉर्मेट लिखवा देता हूं, फॉर्मेट लिख के समझते हैं। ईबीआईटी हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले हमारे पास रहता है सेल्स, क्या रहता है सेल्स। सेल्स के साथ क्या लेस करते हैं बताओ, सेल्स के साथ हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। हम बोले थे ना आपको कि पहले रहता है हमारे पास सेल्स, सेल्स के साथ क्या लेस करते हैं, वीसी, वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर हमारे को क्या निकलता है, फिर जो निकलता है उसका नाम होता है कंट्रीब्यूशन, जो निकलता है उसका नाम हम लोग देते हैं कंट्रीब्यूशन। आप लोग एक बार देखो, आप लोग पहले देखो हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको फॉर्मेट बताए थे ना कि पहले रहता है हमारे पास सेल्स, उसके साथ हम लोग वीसी को लेस करते, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, और जो निकलता है उसका नाम क्या रखता है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग लेस करते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करने के बाद जो बचता है उसका नाम पड़ता क्या है, उसका नाम पड़ता है ईबीआईटी, ईबीआईटी। अब फाइनेंशियल लेवरेज कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, इसके आगे वाला प्रोसेस में बताएंगे। देखिए फाइनेंशियल लेवरेज कैसे करके लेना, देखिए फाइनेंशियल लेवरेज से कौन सा टर्म आया बताइए तो, कौन सा नाम आया, फाइनेंस। सेमेस्टर 5 में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ाए थे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है भैया, सारे के सारे जो इंटरेस्ट, बाजार से सारा इंटरेस्ट जो लिए हो,
चाहे वो डिवेंचर का लिए हो, प्रेफरेंस शेयर का लिए हो, सारा जो इंटरेस्ट तुमको देना पड़ेगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको देना पड़ेगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मान लो डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना देना है भाई साहब, इंटरेस्ट कितना देना है, ठीक है। तो ईबीआईटी से आपको क्या लेस करना पड़ेगा, ईबीआईटी से लेस करना पड़ेगा फाइनेंस कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट कितना देना है। ईबीआईटी से लेस क्या कीजिएगा, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, क्लियर है। ईबीआईटी से लेस कीजिएगा फाइनेंस कॉस्ट, और जो आएगा ना बेटा, जो आएगा ना, उसका नाम पड़ेगा ईबीटी। ईबीटी, ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि आपने इंटरेस्ट तो लेस कर दिया ना, फाइनेंस कॉस्ट को ही तो बोलते हैं इंटरेस्ट। ए होले, फाइनेंस कॉस्ट को ही तो बोलते हैं इंटरेस्ट, तो आपने इंटरेस्ट तो लेस कर दिया, ईबीआईटी से इंटरेस्ट तो लेस कर दिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से इंटरेस्ट अगर लेस कर दिया, क्या बचा, ईबीटी बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स बचा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से अगर तूने इंटरेस्ट को लेस कर दिया, क्या बचा, ईबीटी बचा ना, सिंपल। इसमें से अगर तू, इसमें से अगर तू टैक्स को घटा देगा, इसमें से अगर तू टैक्स को घटा देगा, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे, मतलब बताओ, ईएटी बचेगा, ईएटी। ईएटी का मतलब क्या, ईएटी का मतलब होता है सर अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये है अर्निंग, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स से अगर मान लो टैक्स को घटा दिया, तो हमारा क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। फिर आप इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस कर दोगे, क्या लेस कर दोगे सर, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड। इसमें से आप प्रेफरेंस, एक फॉर्मेट लिखवा रहा हूं आप लोगों को कि किस तरीके से सम्स करना है आप लोग। प्रेफरेंस डिविडेंड को आप लेस करोगे, क्या करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस, ठीक है। और जो आएगा उसका नाम रखना प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी पार्टिस, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, क्लियर है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि, हेलो, सही आ रहा है ना वॉइस, वॉइस मेरे को लग रहा है थोड़ा हैंग कर रहा है, हैंग नहीं कर रहा ना, नहीं नहीं सही आ रहा है, सही आ रहा तू, ठीक है, आप लोग को समझा। तो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है कि ईबीआईटी और ईबीटी का जो रेशियो निकालते हैं, ईबीआईटी और ईबीटी का जो रेशियो निकालते हैं, वो होता है फाइनेंशियल लिवरेज। एफएल इज द रेशियो ऑफ ईबीआईटी एंड ईबीटी, मतलब किसका किसका रेशियो बताइए, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसका और इसका जो रेशियो निकलेगा, इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एफएल, एफएल बोलते हैं, मतलब ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ठीक है। और फाइनेंशियल लिवरेज ये बताता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट लेके रखे हो आप, आपने अपने बिजनेस के लिए आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट लेके रखा है, कितना डेट शामिल किया है, कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना परसेंट डेट शामिल हुआ है, वो बताता है फाइनेंशियल लिवरेज, कितना डेट लेके रखे हो। और यहां पे बोला गया है कि अगर आपका एफएल 1 है, अगर आपका एफएल 1 है, इसका मतलब कोई भी डेट आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर एफएल का आंसर 1 निकला, तो आप समझना कि कोई डेट नहीं है, कोई डेट नहीं है, जीरो डेट, जीरो डेट, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को फॉर्मेट समझा कि सबसे पहले लेते हैं सेल्स, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, फॉर्मेट तो आप लोगों को करवा ही दिया था ना, सेल्स, फिर माइनस, माइनस करते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, हमारा जो निकलता है उसका नाम पड़ता है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन से लेस करते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से जो लेस करते हैं वो आता है हमारा ईबीआईटी, ईबीआईटी आता है, इसको रट लेना, इसको रट लेना, ठीक है। फिर लेस करते हैं अपने लोग फाइनेंस कॉस्ट, उसमें से लेस क्या करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंशियल लेवरेज का कैसे करके ट्रीटमेंट करना है, फाइनेंस कॉस्ट को लेस करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है ना, इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है ना हर साल बेटा, जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसको लेस करो, ठीक है। ईबीआईटी से आप फाइनेंस कॉस्ट को लेस करोगे तो आपका क्या आएगा, ईबीटी, ईबीटी का मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। फिर आप टैक्स को लेस करो, और फिर आप टैक्स को जब लेस करोगे तो आपका निकल जाएगा ईएटी, और फिर आप प्रेफरेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करोगे तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जिसको बोलते हैं पार्टिस, ठीक है। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आपका निकल जाएगा, ये आप फाइनल आउटकम आपका, ठीक है। ऐसा ही फॉर्मेट होने वाला है, ऐसे ऐसे सम्स आज हम करवाएंगे, ऐसा ऐसे सम्स आज हम करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। चलिए आइए देखिए। सो इसी बात पे हम लोग एफएल का फॉर्मूला क्या निकाले बताइए, एफएल का हमारा फॉर्मूला क्या है नाउ, इसी बात पे एफएल का हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए लिखिए, 1 एफएल व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंशियल, व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंशियल, अगर अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर ना रहे, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर ना रहे, वापस बोलो, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर ना रहे, तो एफएल का फॉर्मूला क्या रहेगा, एफएल का फॉर्मूला वही रहेगा जो आप पढ़े, रेशियो, किसका रेशियो, ईबीआईटी और ईबीटी का रेशियो। तो एफएल इज द रेशियो बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी, सीधा सा बात है। तो एफएल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ठीक है, सिंपल सा बात है।
एफएल व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर ना रहे, प्रेफरेंस शेयर का बात क्वेश्चन में अगर ना करे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। अगर प्रेफरेंस शेयर का बात फॉर्मूला में करे, सेकंड में लिखिए, एफएल व्हेन देयर इज प्रेफरेंस शेयर, व्हेन देयर इज प्रेफरेंस शेयर, तो फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर रहे, प्रेफरेंस शेयर का एग्जिस्टेंस रहे, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला फिर होगा ईबीआईटी, ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स डिवाइडेड बाई PATESH। अब आप बोलोगे भैया ये पार्टेस क्या है, पार्टेस, तो पार्टेस का मतलब है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो अभी अभी निकाले अपने लोग, जो अभी अभी निकाले, हम तो फॉर्मेट आपको लिखवा दिए सब कुछ, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो अभी अभी निकाले, इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए एफएल व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर का यूज ना हो क्वेश्चन में, अगर प्रेफरेंस शेयर का यूज ना हो, प्रेफरेंस शेयर का बात ही ना हो क्वेश्चन में, तो एफएल का फॉर्मूला तो यही रहेगा जो आपने लोग पढ़े अभी, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। आपको हम क्या पढ़ाए अभी कि फाइनेंशियल लिवरेज इज द रेशियो बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी, वही यूज करना है। अगर एफएल का बात छिड़े और प्रेफरेंस शेयर भी रहे, एफएल व्हेन देयर इज प्रेफरेंस शेयर, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर रहे, प्रेफरेंस शेयर रहे तो फॉर्मूला बदल जाएगा। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर ना रहे तो ये वाला फॉर्मूला, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर रहे तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर रहे तो ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स डिवाइड बाय पार्टेस। अब पार्टेस क्या होता है, अरे पार्टेस मतलब अभी अभी जो निकाले, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, लिख दो, तुम्हारा भरोसा नहीं, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना भाई, ओके। याद रखिएगा कि अब आप पूछोगे भैया एफएल हाई रहना चाहिए कि कम रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए या लो रहना चाहिए। जैसे आपने बताया था भैया कि ओएल हमेशा लो रहना चाहिए, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट, ओएल का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट लो रहेगा फिर ही हमारा बिजनेस अच्छा से चल पाएगा। तो एफएल हाई रहना चाहिए या लो रहना चाहिए, मैं बोलूंगा दोस्तों एफएल हमेशा हाई रहना चाहिए। क्यों सर, क्यों, एफएल का मतलब तो होता है लोन, मतलब क्या ज्यादा लोन लेना चाहिए कि हम लोगों को, हाँ लोन लेके काम कीजिए, लोन लेके बिजनेस कीजिए, ये बहुत बढ़िया आइडिया है, ठीक है। ज्यादा लोन भी नहीं लेना चाहिए, हद से ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप डेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना, तो फिर गलत कर रहे हो। तो सीधा सा बात है, आप अगर पूछोगे भैया एफएल हाई रहना चाहिए कि लो रहना चाहिए, मैं आपको बोलूंगा दोस्तों एफएल हाई रहना चाहिए, एक बिजनेस के लिए, एक अच्छा बिजनेस के लिए, जो एक बिजनेस को अंपायर क्रिएट करना चाहता है। मैं ही मान लीजिए अभिषेक झा क्लासेस को बहुत बड़े स्तर पे लेके जाना चाहता हूं, तो मेरे को थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा, मेरे को लोन तो लेना पड़ेगा मार्केट से, मेरे को डेट तो उठाना पड़ेगा मार्केट से। तो एफएल हमेशा हाई रहना चाहिए, एफएल हाई रहेगा तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, प्रॉफिट कमाओगे, तभी तो इंटरेस्ट विंटरेस्ट दे पाओगे। लेकिन ओएल भी अगर हाई रहा, ओएल का मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी हाई रहा तब तो डूब जाएगा तुम्हारा बिजनेस। फिक्स्ड कॉस्ट हाई नहीं रहना चाहिए, फिर तो आप वो दोनों के दोनों साइड से ही आप वो मतलब वो बैंक रेट मतलब ये हो जाओगे, ठीक है। आपका एफएल हाई रहना चाहिए, एफएल, एफएल का मतलब फाइनेंशियल लिवरेज आपका हाई रहना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि मार्केट से डेट उठा के बिजनेस करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो बिजनेस हर कोई करता है, यूएस में देखोगे सब लोन उठा के ही बिजनेस करता है। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक बिजनेस सक्सेसफुल कैसे बनेगा, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो एफएल हाई हाई रहे तो ज्यादा अच्छा है। एफएल का मतलब क्या होता है सर, लोन कितना उठाए, जितना ज्यादा लोन उठाओगे उतना ज्यादा बिजनेस तुम्हारा एक्सपांड करेगा, उतना ज्यादा तुम लोन चुका पाओगे। अच्छा बात है ना, लोन उठाओ, बिजनेस करो और लोन चुकाओ, यही बोलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपना खुद का फंड्स हमेशा इस्तेमाल मत करो, हल्का सा लोन भी उठाओ मार्केट से, हल्का सा डेट भी उठाओ मार्केट से, ठीक है। तो यहां पे लिखिए ज्ञान की बात, देखिए ज्ञान की बात ऐसे करिए, ज्ञान की बात, देखिए ज्ञान की बात। हाई एफएल, हाई एफएल, एफएल का मतलब फाइनेंशियल लिवरेज, हाई एफएल मींस हाई इंटरेस्ट। जितना ज्यादा एफएल रहेगा उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। हाई एफएल मींस हाई इंटरेस्ट, हाई एफएल मींस हाई इंटरेस्ट, इट इज डिजायरेबल। ये तब तक आप सह सकते हो जब तक ईबीआईटी के क्रॉस नहीं गया है, ठीक है। ये टिल ईबीआईटी सपोर्ट इंटरेस्ट फैक्टर, सपोर्ट इंटरेस्ट फैक्टर, इसका मतलब समझा रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि हमेशा हमें फाइनेंशियल लिवरेज को ज्यादा ही रखना चाहिए। फाइनेंशियल लिवरेज हाई है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, मार्केट से लोन उठाओ और बिजनेस करो, मार्केट से भाई लोन उठा, डेट उठा और बिजनेस कर, कोई दिक्कत नहीं है। एफएम एफएम बोलता है इट्स इट्स टोटली करेक्ट, इसमें कुछ भूल चूक वाला बात नहीं है। मार्केट से लोन उठाओ और करो बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जब तक ईबीआईटी आपको सपोर्ट करे, जब तक ईबीआईटी सपोर्ट करे, मान लो कि अर्निंग कर रहे हो आप, सुनो हम बता रहे हैं, मान लो अर्निंग कर रहे, ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस अर्न कितना कर रहा है, एक बिजनेस अर्न कितना कर रहा है। मान लो अर्निंग कर रहे हो आप साल के 20,000 एग्जाम्पल, लेकिन आप आपका इंटरेस्ट में खर्चा हो रहा है मान लीजिए 25,000, तो जो 5,000 है वो तुम्हारे चाचा के घर से आएगा क्या? वो जो 5,000 का नुकसान हो रहा है वो चाचा के घर से आएगा क्या? अर्निंग कर रहा है भाई 20,000, लेकिन खर्चा इंटरेस्ट में खर्चा हो रहा है 25,000, तो ये जो 5,000 जो है, ये 5,000 कहां से आएगा? यहां पे बोल रहा है तब तक हम सह सकते हैं जब तक आपको ईबीआईटी सपोर्ट करता है, जब तक आपको ईबीआईटी सपोर्ट करता है। मान लीजिए ईबीआईटी है 20,000 और आप इंटरेस्ट जो भर रहे हो वो 20,000 है, फिर इस वाले पोजीशन को तब भी हम सह सकते हैं, तब भी हम सह सकते हैं, तभी ये डिजायरेबल लगता है। लेकिन आपका अर्निंग, मान लीजिए आप बिजनेस से कमा रहे हो 20,000, लेकिन आप इंटरेस्ट दे रहे हो 25,000 का, आप इंटरेस्ट दे रहे हो 25,000, तो फिर तो बुड़बक वाला कहानी हो गया, फिर तो आपको 5,000 का लॉस भरना पड़ेगा। तो ये 5,000 कहां से आएगा बताइए ना? कौन सा जगह से लेके आओगे? मामा के घर से, मामी के, कहां से लेके आओगे 5,000? अपने लेके आओगे ना? तो यहां पे बोला है कि ठीक है, हाँ ठीक है भाई, फाइनेंशियल लिवरेज हाई रहना चाहिए, वो बात सही है, फाइनेंशियल लिवरेज हाई रखो, लेकिन तब तक, लेकिन तब तक जब तक आपको ईबीआईटी सपोर्ट करे। आप अर्निंग कर रहे हो 20,000, आप इंटरेस्ट में खर्चा कर दे रहे हो 25,000, तो ये 5,000 क्या तुम्हारे मामर मामर घर थे क्या आजबे की? हाँ, ये 5,000 जो लॉस हो रहा है ये कहां से आएगा? मामा के घर से आएगा क्या? तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20,000 तक ही खर्चा कीजिए, ईबीआईटी के बराबर तक ही आप खर्चा कर सकते हो इंटरेस्ट में, इतना ही एफर्ट कर सकते हैं बैंक इंटरेस्ट में, ठीक है? तो बोला हाई एफएल मींस हाई इंटरेस्ट, इट इज डिजायरेबल टिल एबिट सपोर्ट, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाई एफएल रखिए आप। हाई एफएल का मतलब है हाई इंटरेस्ट, और फाइनेंशियल लिवरेज को हमेशा आप हाई रखिए, लो मत रखिए, लो मत रखिए। लोन लेके काम करो, लोन लेके बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बात है कि आप लोन लेके डेट उठा के बिजनेस कर रहे हो, लेकिन डेट उतना ही उठाइएगा जितना आपका अर्निंग हो रहा है। आपका अर्निंग हो रहा है 20,000 और डेट उठा के रखे हो 25,000, नहीं, फिर नहीं चलेगा। इंटरेस्ट आपको भरना पड़ा है 25,000, नहीं, फिर नहीं चलेगा। आपका अर्निंग अर्निंग कितना हो रहा है 20,000 का, और आप इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कितना पे करो 25,000, नहीं ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा, फालतू बात है ये सब, ठीक है? तो एफएल को हमेशा हाई रखना, और तब तक हाई रखना जब तक ईबीआईटी सपोर्ट करता हो। ईबीआईटी सपोर्ट अगर नहीं कर रहा है, अर्निंग तुम्हारा, अर्निंग कम है, इंटरेस्ट ज्यादा भर रहे हो, तब तुम नल्ले हो, तब तुम जाओगे होपे, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अपने लोग अब सारा का सारा फॉर्मूला तो सीख ही गए हैं, अपने लोग फॉर्मूला जान गए हैं ना फाइनेंशियल लिवरेज का, क्या क्या था? ईबीआईटी वो डिवाइड बाय ईबीटी, और ये वाला फॉर्मूला। अब एक ना वहां पे डॉल का कंसेप्ट सिखाए थे ऑपरेटिंग लिवरेज में, तो यहां पे भी होगा ना वैसा कंसेप्ट। एक आप लोगों को डॉल का कंसेप्ट सिखाए थे ऑपरेटिंग लिवरेज में, आप लोगों को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का कंसेप्ट सिखाए थे, तो यहाँ पे क्या होता है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो आइए इसका भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। हम क्या बोले? डिग्री ऑफ, मतलब कि ये डॉल, ये डीओएफएल जो लिखवा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है, अपना चालाकी बुद्धि से यूज नहीं कर रहा है, हम जब बोले तभी यूज करना है, ठीक है? अभी नहीं, अभी उसका कोई यूज नहीं है, आज भी उसका यूज नहीं होने वाला है, ठीक है? देखिए, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं? जिसको अपने लोग बोलते हैं डीओएफएल, डीओएफएल। जैसे वहां पे डॉल होता था, यहाँ पे डीओएफएल होता है, ठीक है? क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला क्या है भैया? इसका फॉर्मूला एक बार लिखिए आप। तो डीओएफएल इक्वल्स टू, ये परसेंटेज चेंज इन, एकदम छटपट छटपट नहीं करेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईपीएस, ईबीटी और ईपीएस, ईबीटी है हाँ, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईपीएस वो डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी, ठीक है? इसको अभी यूज नहीं करना है, जब हम बोले तभी यूज करना है, ठीक है? इसको आज वाले सम्स में भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, जब बोलेंगे तब यूज करना है इसको, ठीक है? तो डीओएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? डीओएफएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है? लिख लीजिए बस, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे अपने लोग, जिसका नाम है कंबाइंड लिवरेज। आइए लिखिए, कंबाइंड लिवरेज। हो गया इसका, हो गया, ठीक है, हो गया इसका, और कुछ नहीं है। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। देखिए, ये हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का सारा फॉर्मूला हम लोग कर लिए, फाइनेंशियल लिवरेज का कर लिए, कंबाइंड लिवरेज का अभी हम लोग करने वाले हैं। कंबाइंड लिवरेज का मतलब क्या है? तो कंबाइंड लिवरेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है? एक मिनट, सो आइए आप टॉपिक दीजिए, अब नेक्स्ट टॉपिक दीजिए, कंबाइंड लिवरेज।
कंबाइंड लिवरेज, हम लोग ने ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज बिल्कुल कर लिया, लेकिन कंबाइंड लिवरेज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, कुछ नहीं है। ठीक है, टॉपिक दीजिए कंबाइंड लिवरेज। लिवरेज देखिए, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? इसको अपने लोग बोलेंगे सीएल। लिखिए सीएल। सीएल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सीएल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। सीएल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओएल एंड एफएल। तो सीएल का फॉर्मूला क्या रहेगा सर? सीएल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ओएल के साथ एफएल को इंटू कर दीजिएगा। जो अपने लोग ओएल निकाले ना, ओएल ऑपरेटिंग लिवरेज निकाले, ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्या आएगा? सीएल आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज के साथ फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, एक बार मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं इसको। मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सीएल मतलब कंबाइंड लिवरेज इक्वल्स टू ओएल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था बताओ तो? ओएल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था बताओ? ओएल का फॉर्मूला होता था सर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ठीक है, एफएल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था भैया? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ईबीआईटी ईबीआईटी कट रहा है ना? कट रहा है कि नहीं कट रहा है बताओ? इसको जब हम लोग बिठाए, ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी ईबीआईटी कट रहा है कि नहीं कट रहा है बताओ? हाँ सर कट रहा है। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। क्लियर है? सीएल का फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके सर। फिर इसका भी जैसे जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज का डॉल निकला, फाइनेंशियल लिवरेज का डीओएफएल निकला, इसका आप क्या निकलेगा? डीसीएल। डीसीएल निकलेगा, मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इसका फॉर्मूला क्या होता था? तो इसका फॉर्मूला भी उसको इंटू करके होगा। ये बताइए डॉल का फॉर्मूला क्या था? डॉल का फॉर्मूला, डॉल का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन, आप देख के बताओ ना, डॉल का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू परसेंटेज चेंज इन। देखिए, अब ये बताइए फाइनेंशियल फाइनेंशियल लिवरेज में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईपीएस। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये फॉर्मूला हुआ करता था ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब आप देखिए, ये ऊपर ये नीचे कटा ना, ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी के साथ परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कटा ना? कटा कि नहीं कटा बताइए? तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या बच जाता है बताइए? बच जाता है परसेंट, ऊपर में बचता है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या ईपीएस, और नीचू में क्या बचता है? नीचू में ये बचता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, बस हो गया। ठीक है, तो जैसे अपने लोग डॉल निकाले, डीओएफएल निकाले, वैसे डी मतलब डीसीएल भी निकालना पड़ेगा। डीसीएल भी निकालना पड़ेगा, मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि डिजायरेबल पोजीशन। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो डिजायरेबल पोजीशन का है। मतलब क्या चीज आपके लिए सही रहेगा? ओएल क्या ज्यादा रखना चाहिए? एफएल क्या ज्यादा रखना चाहिए? कौन सा पोजीशन आपके लिए सही रहेगा? कौन सा पोजीशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा? डिजायरेबल पोजीशन। ठीक है, यहां आप 3 कॉलम बनाइए। सबसे पहले ओएल, फिर एफएल, फिर प्रॉफिटेबिलिटी। यहां लिखिए ओएल, यहां लिखिए एफएल, यहां लिखिए प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कहां आएगा? देखिए, सुनिए सुनिए, आप पहले सुनिए। मान लीजिए कि आपका ओएल जो है बेटा लो रखे हो आप, और एफएल भी लो रखे हो। ओएल का मतलब क्या होता है? ओएल का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। आपके बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट भी आपने लो रखा, और आपने बिजनेस में से लोन भी बहुत कम लिया। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है? लोन। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट भी बहुत लो रखा, मतलब स्टाफ को बहुत कम रख रहे हो, रेंट वेंट बहुत कम दे रहे हो, बहुत छोटा सा घर में ऑपरेट कर रहे हो, और लोन भी आपने कम लिया। तो प्रॉफिटेबल है क्या ये सिचुएशन? ये जो फर्स्ट वाला जो सिचुएशन है, ये प्रॉफिटेबल है? मतलब अपना दुकान खोला और दुकान बंद किया, लोन वोन नहीं लिए, अपने पैसे से चलाए, वैसा वाला सिचुएशन है। ये एक छोटा सा दुकानदार जो होता है ना, कि अब जो जो करना है अपने पैसे से करना है, मार्केट से लोन नहीं उठाना है, अपने अपने से जितना बिजनेस हो रहा है उतना बिजनेस करेंगे, एक्सपांशन के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, एक्सपांशन के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। मान लो फिक्स्ड कॉस्ट तुमने लो रखा,
आप बहुत छोटे से घर में मान लो बिजनेस करते हो, कोई स्टाफ को ज्यादा नहीं रखते हो, अपने ही बिजनेस करते हो। सर आप तो अपना एग्जांपल ले रहे हो, हाँ मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज लो है, मेरा फाइनेंशियल लेवरेज लो है, तो प्रॉफिटेबिलिटी उस केस में नहीं है बेटा, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, बहुत कम प्रॉफिट कमा पाओगे, बिकॉज आप खुद को ही सिर्फ रखे हो ना। मैं मान लो बहुत सारे टीचर्स को रखता, बहुत सारे स्टाफ को रखता, ठीक है। तो अगर आपका ऑपरेटिंग लेवरेज लो है, फाइनेंशियल लेवरेज भी लो है, मार्केट से लोन भी नहीं उठा रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या बन जाएगा, नॉट प्रॉफिटेबल, नॉट प्रॉफिटेबल, ये काम नहीं करेगा। और इंडिया में मैक्सिमम बिजनेसेस यही फिलोसफी पे चल रही है, पता है, इंडिया में मैक्सिमम बिजनेसेस यही फिलोसफी पे चल रही है, जहां पे इंडिया में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम यूज हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम से कम लगा रहे हैं, मार्केट से लोन भी नहीं ले रहे हैं, तो नॉट प्रॉफिटेबल, इसीलिए वो लोग नॉट प्रॉफिटेबल है। अच्छा भैया आप ये बताइए कि ऑपरेटिंग लेवरेज को हम लोग हाई रख दिए और फाइनेंशियल लेवरेज को हम लोग लो रख दिए, तो ये चलेगा क्या? ये तो डेंजरस पोजीशन है, तुम्हारा बिजनेस तो डूब जाएगा, तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज को अगर हाई रख दिया मतलब फिक्स्ड फैक्टर को तुमने हाई रख दिया, आपका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है ना बेटा, तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। आपने 10-10 स्टाफ लगा के रखे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो आपका अगर बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने मार्केट से लोन उठा के नहीं रखा है, फिर तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस पोजीशन है तब, ठीक है, फिर आप वो डेंजर के पोजीशन में हो, डेंजर, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग लेवरेज भी भैया हाई रखे, ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब अपना फिक्स्ड कॉस्ट को भी हाई रखे, अपना फिक्स्ड कॉस्ट को भी हाई रखे कि 100 स्टाफ रख रहे हैं, सारे के बहुत सारे स्टाफ हैं, और फाइनेंशियल लेवरेज को भी आप हाई रखे, मतलब मार्केट से बहुत सारा लोन भी उठा रहे हैं और हमारा बहुत सारा फिक्स्ड कॉस्ट भी है, फिक्स्ड खर्चा भी है बिजनेस में, और मार्केट में बहुत सारा लोन वोन भी उठा रहे हैं, तो डेंजरस पोजीशन है ये, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये तो मरने वाला पोजीशन है, सुसाइड करने, सुसाइडियल पोजीशन है ये, लिख दो यहाँ पे सुसाइडियल पोजीशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप यहाँ पे लोन लेके भी रखे हो, यहां से भी फंसे हो और वहां से भी फंसे हो, दोनों तरफ से फंसे हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सर बताइए ना क्या करना चाहिए फिर, एक बिजनेस को कैसे चलना चाहिए, एक बिजनेस का डिजायरेबल पोजीशन क्या है? तो एक बिजनेस के लिए सही डिजायरेबल पोजीशन ये है कि एक बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवरेज हमेशा लो में रखना चाहिए, मतलब अपना फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा लो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा लो रखो, जितना कम से कम स्टाफ में काम करवा पाओ, जितना कम से कम ये छोटा से छोटा घर में काम कर पाओ वो करो, और मार्केट से आप लोन लेते रहिए। एफएल को हाई रखो, फाइनेंशियल लेवरेज को हाई रखो, जितना डेट उठा सको डेट उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू डेट उठा के काम कर, बिजनेस को एक्सपांड कर, यहां से तुम हाई रख, यहां से तुम लो रख। मतलब यहां पे ये बोला गया है कि एक बिजनेस को हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट संभल कर खर्चा करना चाहिए, कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट खर्चा करो। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, एक बिजनेस को जो फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट सैलरी, वो कम से कम खर्चा करो, और मार्केट से ज्यादा लोन उठाओ, जितना तुमको ईबीआईटी परमिशन दे रहा है, जितना तुमको ईबीआईटी सपोर्ट दे रहा है, उतना तुम लोन उठा सकते हो मार्केट से, फिर जाके तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिटेबल बनेगा। इस वाले पोजीशन में आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा, आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट डिजायरेबल पोजीशन, जहां पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट को आप कम रखते हो और मार्केट से डेट उठा के अपना बिजनेस करते हो, ये क्या आपका मोस्ट डिजायरेबल पोजीशन। बात समझे? चलिए अब क्या करेंगे सर, अब सम्स करेंगे, मुंह देखने आए हो क्या, सम्स, सम्स करेंगे। इसको एक बार देख लो कि डिजायरेबल पोजीशन कौन सा है, कि ऑपरेटिंग लेवरेज को हमेशा कम रखो, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को हमेशा कम रखो, और मार्केट से लोन उठाओ, लोन उठा के काम करो, मार्केट से डेट उठाओ और डेट उठा के काम करो। एक सच्चा बिजनेसमैन वही होता है जो मार्केट से लोन उठाता है, डेट उठाता है और डेट उठा के काम करता है। अंबानी अदानी क्या करता है, ये लोग लोन ही तो उठाता है भाई, लोन उठा के काम करता है, अपना ओन्ड कैपिटल फंड यूज मत करो, ठीक है। अच्छा ओके, चलिए आइए देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आप लोगों को बुक मिल गया होगा, लिवरेज के चैप्टर पे आइए, लिवरेज के चैप्टर पे आइए और क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। सर क्यों क्वेश्चन नंबर 1 से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा उल्टा पुल्टा दिए हुए हैं हम क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, सबसे पहले पहले क्वेश्चन आप लोग 11 पे आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है द पर्टिकुलर ऑफ 3 फर्म्स एक्स वाई जेड आर गिवन डीसीएल ऑफ ईच फर्म्स एंड कमेंट ऑन दिस रिजल्ट, गलत दिया हुआ है। हम लोगों को बोला है कि डीओएल निकालो, डीएफएल निकालो और डीसीएल निकालो, ठीक है। तो हम लोग को डीओएल, डीएफएल और डीसीएल निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन में डीओएल, डीएफएल और डीसीएल निकालने के लिए बोल दिया है, हम लोग को क्या बोला, डीओएल, डीएफएल और डीसीएल निकालने के लिए बोल दिया, और बोला कमेंट करो, कमेंट करो, फेसबुक वाला कमेंट नहीं,
फेसबुक वाला कमेंट नहीं। तो एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट सबसे पहले एक बड़ा सा फॉर्मेट बनाइए आप लोग। चलिए आइए देखिए, देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी से। देखिए कैलकुलेशन ऑफ लिवरेज, फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा भैया, फॉर्मेट वो देखिए, फॉर्मेट में आप देखिए कितना कितना दिया, एक्स वाई और जेड, तो तीन तीन कॉलम बनेगा, ठीक है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है ना, तो तीन कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर और तीन कॉलम, पर्टिकुलर और तीन ठो कॉलम, एक एक्स का कॉलम, एक वाई का कॉलम, एक जेड का कॉलम बनाइए, अच्छे से बड़ा ये बनाइए, ठीक है, रिस्क मत लीजिए, बड़ा बनाइए, ठीक है। लिखिए आप लोग, लिखिए फटाफट से लिखो, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, ठीक है। सबसे पहला पहला चीज हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, फॉर्मेट हम क्या सिखाए थे, फॉर्मेट जो सिखाए थे, फॉर्मेट हम क्या सिखाए थे, सबसे पहले क्या लेते हैं, सेल्स। फॉर्मेट में हम जो सिखाए थे, फॉर्मेट जाके देखो सबसे पहले क्या लेते हैं, सेल्स। सेल्स दिया हुआ है क्या, कितना कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो तो सेल्स कितना कितना दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है एक्स का 50,000, वाई का 50,000, जेड का 50,000, लीजिए लिखिए 50,000, 50,000, 50,000, ठीक है। लेस क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स के साथ लेस क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बताओ, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स का 30,000, वाई का 30,000, वाई का 20,000 और जेड का 15,000। तो लीजिए वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट लीजिए, एक्स का 30,000, वाई का 20,000, जेड का 15,000, ठीक है। इसको लेस कीजिए, लेस कीजिए, लेस करके बताओ कितना आता है। तो यहाँ आएगा 20,000, यहाँ आएगा 30,000, यहाँ आएगा 35,000। इसका नाम रखना कंट्रीब्यूशन, ये क्या है अपना कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर लेस करना ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फिर लेस क्या करना, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है क्या क्वेश्चन में, है तो लेस करो, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं, कितना कितना दिया हुआ है, एक्स का है भैया वो 10,000, वाई का है 20,000, जेड का है 25,000, तो 10,000, 20,000, 25,000, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो निकालो कितना निकल रहा है, यहाँ पे निकलेगा 10,000, यहाँ पे भी निकलेगा 10,000, यहाँ पे भी निकलेगा 10,000, लेस करना है, ठीक है हवले, ठीक है। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, इसको अपने लोग बोलेंगे ई पी आई टी, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, EBIT, ओके, ठीक है। अब क्या लेस करना है अपने को, अब लेस करना है फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट। हम बोले थे ना EBIT से क्या लेस करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट लेस करते हैं। और याद रखिएगा सिर्फ फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट लेस कीजिएगा। फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स, प्रेफरेंशियर, उसको बोलते हैं फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट। आपको दिया होगा क्वेश्चन में, देखिए ना फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ ना, फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट, उसको लेस कीजिए, लेस कीजिए फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट। हम बोले थे ना EBIT के बाद आप लोग को फाइनेंस कॉस्ट लेस करना पड़ता है, तो लेस कीजिए ना फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट, ना बताइए, यहाँ पे 3,500, यहाँ पे 2,000, 1,000। क्वेश्चन में देखिए कितना, निकालिए, निकालो भाई निकालो, कितना निकला 6,500, यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 9,000, बस। हम्म। अब क्या निकालने बोला है, पहले 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 क्या निकालने बोला है बताओ तो, सर डॉल निकालने बोला है, डॉल निकालने बोला है। तो हम क्या बोले कि डॉल का फॉर्मूला तब तक नहीं लगाना जब तक हम ना बोले, यहाँ पे डॉल निकालने जरूर बोला है लेकिन डॉल का फॉर्मूला नहीं लगाना है, किसका फॉर्मूला लगाना है, OL का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जब तक हम ना बोले, जब तक हम ना बोले तब तक होशियारी, हर बारी छटपट छटपट नहीं करेगा। डॉल का फॉर्मूला वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि सर डॉल का फॉर्मूला तो परसेंटेज चेंज, नहीं वो वाला नहीं है, परसेंटेज चेंज वाला नहीं। तो डॉल का फॉर्मूला में OL का फॉर्मूला लगाना है, जब तक हम ना बोले तब तक आप लोग मत लगाइए, ठीक है। तो डॉल यहाँ पे बोला है ना, आप लोग OL का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। हम बता देंगे कब वो वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ठीक है। वो जो फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन वाला लिखवाए थे, वो वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है हम आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ OL वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। OL का फॉर्मूला क्या होता था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, वो इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालने बोला अपने को, सबसे पहले निकालने बोला है अपने को डॉल, DOL। तो डॉल का फॉर्मूला में क्या सर वो परसेंटेज चेंज इन वाला फॉर्मूला यूज करे क्या, अरे नहीं हवले, हम जो बोल रहे हैं आप वो लगाओ अभी, आप OL का फॉर्मूला लगाओ अभी, OL का फॉर्मूला, OL का फॉर्मूला क्या है बताओ, OL का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, ठीक है। तो ये बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है बताओ, एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना, एक्स का कंट्रीब्यूशन है 20,000, निकालो, एक्स का कंट्रीब्यूशन है 20,000,
ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी है भैया वो 10,000। वाई का कंट्रीब्यूशन कितना है? वाई का कंट्रीब्यूशन है 30,000। ईबीआईटी कितना है? 10,000। जेड का कंट्रीब्यूशन कितना? जेड का कंट्रीब्यूशन है 35,000। देखो ना, ईबीआईटी कितना? ईबीआईटी 10,000। कितना निकलेगा बताओ, जल्दी बोलो। तो 20,000 डिवाइड बाय 10,000 कितना? 2। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3.5। ठीक है। तो डीओएल में आपको रियल डीओएल का फॉर्मूला अभी यूज नहीं करना, अभी यूज मत करो, आज हम लोग यूज करेंगे ही नहीं, जब बोलेंगे तब यूज करना, ठीक है? जब बोलेंगे तब यूज करना, आपको ये याद रखना है बस। डीओएल बोला ना तो ओएल ओएल का फॉर्मूला लगाना अभी, ठीक है? ओएल का फॉर्मूला, ओएल मतलब क्या सर? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ठीक है। फिर क्या बोला? फिर क्या बोला बताओ? फिर बोला डीएफएल। डीएफएल का मतलब डीओएफएल बोल रहा है वो, डीओएफएल बोल रहा है, ठीक है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डीएफएल का फॉर्मूला लगाने बोला है। तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या हुआ करता था बताओ? डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? सर जी डीएफएल का फॉर्मूला हुआ करता था ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। सर डीएफएल का फॉर्मूला तो कुछ और लिखवाए थे, परसेंटेज चेंज वेंज वाला। अरे हम डीएफएल का फॉर्मूला लिखवाए थे, लेकिन आप एफएल का फॉर्मूला यूज कीजिए। आप अभी के लिए आप एफएल का फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है? ठीक है, ओके सर। तो ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी एक्स का कितना है बताइए? एक्स का ईबीआईटी कितना है सर? 10,000। ईबीटी कितना निकला है एक्स का? ईबीटी ये वाला है, ठीक है? ईबीटी ये वाला है, ये जो निकला है ना, ये ईबीटी है। ईबीटी कितना है सर? 6,500। वाई का ईबीआईटी कितना है? वाई का ईबीआईटी है भैया 10,000। ईबीटी कितना है? 8,000। जेड का ईबीआईटी कितना? 10,000। ईबीटी कितना है? ईबीटी है बेटा 9,000। ठीक है, तो डिवाइड डिवाइड कर दीजिए, बस बात खत्म। कितना निकलेगा बताइए? तो 10,000 डिवाइड बाई 6,500 कितना? यहाँ पे निकलेगा 1.54। फिर ये 10,000 डिवाइड बाई 8,000 कितना निकलेगा? 1.25। फिर ये थर्ड का कितना निकलेगा? 10,000 डिवाइड बाई 9,000 कितना निकलेगा? 1.11। ठीक है, तो हमारा डीएफएल निकल गया। अब क्या निकालने बोला? डीसीएल। डीसीएल निकालने बोला है। आइए आइए, डीसीएल निकालने बोला है। डीसीएल, डीसीएल में रियल डीसीएल का फॉर्मूला यूज मत कीजिएगा, आप सीएल का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है? कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, सीधा सा बात है। तो डीएसएल का फॉर्मूला क्या होता था? डीओएल इंटू ईएफएल। ठीक है, इसके साथ इसको इंटू कर दीजिए, इसके साथ इसको इंटू कर दीजिए, आपका आपका क्या निकल जाएगा? डीसीएल। डीसीएल मतलब कंबाइंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाला का क्या निकलेगा? 2 इंटू 1.54, फिर 3 इंटू 1.25, फिर 3.5 इंटू 1.11। निकालिए। 2 इंटू 1.54 कितना? 3.08। फर्स्ट वाले का निकलेगा 3.08। सेकेंड वाले का 3 इंटू 1.25 कितना निकलेगा? 3.75। 3.75। थर्ड वाले का क्या निकलेगा? 3.5 इंटू 1.11, 3.89। बस हो गया, खत्म। इतना ही था, इतना ही था, ठीक है? खत्म, यही करना था, ठीक है? जब तक हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का रियल फॉर्मूला यूज नहीं करवाते, तब तक आप लोग ये फॉर्मूला को यूज कीजिए। ओएल का फॉर्मूला, एफएल का फॉर्मूला, सीएल का फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है? जितना बोले उतना आप काम कीजिए, अपना से दिमाग मत लगाइए आप लोग, ठीक है? चलिए आइए। अब देखो तो क्वेश्चन में वो कमेंट वमेंट बोला है क्या? क्वेश्चन में देखो तो कमेंट वमेंट बोला है क्या? मतलब कि कमेंट फमेंट बोला है क्या? हाँ सर बोला है कमेंट। कमेंट बोला है ना क्वेश्चन में, तो कमेंट कीजिए। कमेंट बोला है तो कमेंट कीजिए। अब कमेंट करना कैसे देखो, तो कमेंट हमेशा मतलब कि डीसीएल के बेसिस पर देना है, ठीक है? कमेंट किसके बेसिस पर देना है? डीसीएल के बेसिस पर। अब बताइए किसका डीसीएल ज्यादा है? आप खुद बोलिए, किसका डीसीएल ज्यादा है? सर सी नंबर का डीसीएल ज्यादा है। तो कमेंट याद करिएगा, हमेशा डीसीएल के बेसिस पर देना। कमेंट लिख दो एक बार, कमेंट हमेशा डीसीएल के बेसिस पर देना। कमेंट किसके बेसिस पर? डीसीएल के बेसिस पर देना, हमेशा डीसीएल के बेसिस पर, ठीक है? तो ये बताइए किसका डीसीएल ज्यादा है? सर जेड का डीसीएल ज्यादा है। उससे कम किसका है? उससे उससे कम वाई का। उससे कम किसका है? उससे सबसे कम है एक्स का, ठीक है? ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से लिखना है। देखिए, लिखिएगा डीसीएल, यहाँ पे लिखिएगा रिस्क। डीसीएल लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा रिस्क। यहाँ पे लिखिएगा एक्स एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, ठीक है? एक्स एक्स लिमिटेड का डीसीएल कितना था? 3.08। वाई लिमिटेड का कितना था? 3.75। जेड लिमिटेड का कितना था? 3.89। किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है बताइए?
किसका ज्यादा है सर? जेड लिमिटेड का ज्यादा है, तो इसका रिस्क हाई है, इसका रिस्क हाई। जिसका ज्यादा रहेगा डीसीएल उसका हाई रिस्क रहेगा। उससे 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 कम किसका है? ये बीच बीच वाले का, तो बीच बीच वाले का मॉडरेट है, मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट रिस्क। सबसे कम किसका है? एक्स लिमिटेड का, तो इसका लो है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल। ऐसे करके डीसीएल के बेसिस पर लेना कमेंट, ठीक है। तो जिसका डीसीएल ज्यादा है, जिसका डीसीएल ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका था? सबसे ज्यादा था इसका, इसका हाई रिस्क है, इसका मॉडरेट, इसका लो, बस बात खत्म। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। आइए फॉर्मेट बनाइए, एकदम वही थे। फॉर्मेट बनाइए क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का फॉर्मेट बनाइए। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ लेवरेज। कितना 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 जन का बात किया हुआ है यहाँ पे? ए का और बी का, फर्म ए फर्म बी, तो दो दो कॉलम, पर्टिकुलर और दो कॉलम, ये पर्टिकुलर और दो कॉलम। फर्म ए और फर्म बी ना, बड़ा सा कॉलम बनाइए, ठीक है, छोटा मोटा मत बनाइए। फर्म ए और फर्म बी। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फर्म ए, फर्म बी। यहाँ पे अपने लोग को बोला है क्या? लिवरेज निकालने के लिए और कमेंट करने के लिए, मतलब वही ओ एल एफ एल सी एल यही सब निकालना पड़ेगा। लिवरेज निकालने बोलेगा मतलब क्या? ओ एल एफ एल सी एल यही सब निकालने बोला, और बोला कि कमेंट करो, वही सेम सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ना आउटपुट दिया हुआ है, इस बार ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। तो कैसे करके निकाले सर? आउटपुट के साथ सेलिंग प्राइस इंटू कर दो, सेल्स निकल जाएगा। इस बार सेल्स नहीं दिया हुआ है, सेल्स नहीं दिया हुआ है आप लोगों को। इस बार क्या दिया हुआ है? इस बार आप लोगों को यूनिट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो यूनिट के साथ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू कर लोगे तो सेल्स निकल जाएगा ना। ठीक है, तो आ जाओ, लिखो। सबसे पहला पहला चीज क्या होता है? सेल्स। ए का कैसे निकाले? ए का यूनिट कितना था? ए का यूनिट था 10,000, ठीक है, इंटू रुपीज 10, ठीक है। आउटपुट के साथ रेट को इंटू कर दो, निकल जाएगा। बी का बताइए, बी का कितना था? बी का यूनिट था वो 10,000, रेट था 10। इसका भी 1 लाख, इसका भी 1 लाख, ठीक है। सेल्स के साथ क्या लेस करते हैं बताइए? सेल्स के साथ वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे करके निकाले? वेरिएबल कॉस्ट का भी तो वही सब दिया हुआ है सर, आउटपुट। तो आउटपुट के साथ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को ऐड कर दो, इंटू कर दो। आउटपुट के साथ इंटू करो ना, आउटपुट के साथ इंटू करो। तो ए का कैसे निकाले बताइए? ए का यूनिट कितना है? ए का यूनिट है भैया वो 10,000, और ये, और वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है? वेरिएबल कॉस्ट बोला 4 रुपया, तो 10,000 इंटू 4 है ना। बी का बी का भी बोला है भैया 10,000, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है इसका 6 रुपया, तो इधर निकलेगा 40,000 और 60,000। कितना कितना निकलेगा बताओ? यहाँ पे निकला 60,000, यहाँ पे निकला 40,000। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? इसको अपने लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे इसको अपने लोग, ठीक है। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से लेस कीजिए ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें से आप लेस कीजिए, क्या लेस करेंगे? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। दिया हुआ है क्या ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट? बताइए तो, क्वेश्चन में दिया हुआ तो। हाँ दिया हुआ सर, 20,000 20,000। तो लीजिए 20,000 20,000, फॉर्मेट फॉलो करना है, और क्या है? तो 60,000 माइनस 20,000 कितना होता है बताइए? 40,000। यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 20,000। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग बोलते हैं ईबीआईटी, ईबीआईटी, ठीक है। ईबीआईटी से क्या लेस करते हैं? ईबीआईटी से फाइनेंस कॉस्ट लेस करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट लेस करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट जो होता है वो लेस करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट कितने का है बताइए? ये 20,000, ये 5,000, उसको लेस करते हैं। 20,000 और ये 5,000 लेस कीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे 20,000 आएगा, यहाँ पे 15,000 आएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ना? फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे हैं ना, और तो कुछ कर नहीं रहे हम लोग। तो इसका नाम क्या रखेंगे? ईबीटी। ईबीटी का मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी, ईबीटी नाम रखेंगे इसका, ठीक है। अपने लोगों को अभी क्या क्या निकालना है? लिवरेज निकालना है। लिवरेज निकालने बोल दिया मतलब ओएल एफएल और सीएल निकालिए। चलिए आइए देखिए,
सबसे पहला ओएल, ओएल निकालिए। ओएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन क्या है बताइए तो? कंट्रीब्यूशन है 60,000, ईबीआईटी क्या है 40,000। तो फर्स्ट वाले में लिखिए 60,000 डिवाइड बाय 40,000। सेकंड वाले का कितना है? 40,000 डिवाइड बाय 20,000। 40,000 डिवाइड बाय 20,000 कितना निकलेगा? 60,000 डिवाइड बाय 40,000 कितना? 1.5। और यहाँ पे 2। ओएल निकल चुका। एफएल निकालिए अभी, एफएल। अब क्या निकलेगा? एफएल। एफएल का मतलब फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे करके निकलेगा? फाइनेंशियल लेवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है भैया ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ठीक है, तो ईबीआईटी कितना है बताइए? ईबीआईटी है 40,000, ईबीटी कितना निकला है? 20,000। ईबीटी आपका 20,000 निकला है ना। और यहाँ पे ईबीआईटी कितना है? ईबीआईटी है 40,000। सेम निकलेगा क्या ईबीआईटी? नहीं नहीं नहीं, सेकंड वाले का ईबीआईटी कितना निकला बताओ ना भाई, होले के जैसे कर। सेकंड वाले का ईबीआईटी निकला 20,000 डिवाइड बाई 15,000 ईबीटी है। तो ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी कर दोगे तो निकल जाएगा। तो 40,000 डिवाइड बाई 20,000। यहाँ पे 20,000 डिवाइड बाय 15,000 कितना? 1.33, 1.33। अब क्या निकालना पड़ेगा? अब कंबाइंड लेवरेज निकालेंगे, कंबाइंड लेवरेज सीएल निकालेंगे। सीएल, सीएल किस तरीके से निकलेगा? सीएल निकालने के लिए ओएल इंटू एफएल कर दीजिए, बस बात खत्म। तो फर्स्ट वाले का ओएल कितना था? 1.50 इंटू एफएल कितना था? 2। और यहाँ पे 2 इंटू 1.33 करिए, कितना आएगा बताइए? यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2.67। ठीक है, अब देखो तो वो कमेंट कमेंट करने बोला है क्या? बोलेगा तभी 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 कमेंट लिखना, वरना कमेंट मत लिखना। ठीक है, बोलेगा तभी। ठीक है, बोलो किसका किसका सीएल हाई है? किसका सीएल हाई है? हम आपको क्या बोले थे कि कमेंट आपको सीएल के बेसिस पर करना है। किसका सीएल हाई है? ये इसका सीएल, मतलब फर्म ए का सीएल। ठीक है, तो लिखना, लिखना कमेंट, नीचे में लिखना कमेंट, सीएल ऑफ ए इज हायर देन सीएल ऑफ बी, हेंस ए इज मोर रिस्की देन बी। ठीक है, ए ज्यादा रिस्की है बी से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क करके आना, होमवर्क करके हमको जमा देना। ठीक है, होमवर्क नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और अरे यार सब क्या निकल गया। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 13 होमवर्क है आपका। ठीक है, करके आइएगा। थैंक यू सो मच, जमा दीजिएगा करके। ठीक है, ओके, बाय बाय। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू। आई होप आप सबका लिवरेज का बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है। बेसिक्स बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाया हूं मैं। एक एक बेसिक्स आप लोगों का लिवरेज का कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला लेक्चर में सारा इंपॉर्टेंट सम्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच, वेट कीजिए।